अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक ही कोचिंग सेंटर। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है केमिस्ट्री क्लास 10 की जो न्यू बुक आई है उसका पहला चैप्टर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया था। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया था, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में भी आपको मैंने बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, ठीक है, ये हमने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। तो 1869 में हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गोल्डबर्ग और दूसरे का नाम था पीटर वैग। इन्होंने बहुत सारे जो है रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चैप्टर हमारा मेनली जो है रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर होने वाला है। तो उन्होंने बहुत सारे जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी किया था और उन्होंने ये लॉ पेश किया था। अब इस लॉ में वो ये क्या कहते हैं, अब उस लॉ की जो है हमारे पास उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दी है। अब स्टेटमेंट को आए और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द रेट। अब रेट हमारे पास क्या है, स्पीड एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वर्ड आ गया हमारे पास, टू इट्स एक्टिव मास। अच्छा, एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास देखिए नाम से इंडिकेट कर रहा है ऐसा मास जो एक्टिव हो, ऐसा मास जो यूज हो रहा हो वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये कह रहा है जो हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस आपस में जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं उसमें जो उसकी स्पीड है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, उसके एक्टिव मास से स्पीड, उसका एक्टिव मास से क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दैट मीन्स कि किसी भी सब्सटेंस के कोई भी रिएक्टेंट से हमारे पास अगर उनका जितना एक्टिव मास होगा उतनी ही स्पीड से, उतने ही रेट से वो जो है हमारा जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, सिर्फ हमने इंडिविजुअल जो है ना रिएक्टेंट सब्सटेंस के बारे में बात करना है, सिंगल सब्सटेंस के बारे में, कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसका वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके एक्टिव मास के ऊपर। इसकी एक और एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपने घर में चिकन लेके आए, ठीक है, उस 5 किलो चिकन आप लेके आए, तो 5 किलो चिकन में से आपने 2 किलो चिकन बना ली, मतलब उसको पका ली, और 3 किलो चिकन जो है आपने फ्रिज में स्टोर कर दी। दैट मीन्स कि वो जो 5 किलो जो वो हमारे पास चिकन आई थी उसमें से जो यूज होने वाला जो एक्टिव मास उसका है वो 2 kg है। दैट मीन्स कि 2 kg ही हमने उसको बनाया है। ये तो रहा पहला टॉपिक कि किस तरीके से एक सब्सटेंस जो है रिएक्ट करता है, उसकी जो स्पीड है, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के। तो जो दूसरा पॉइंट है हमारा उसमें ये गोल्डबर्ग और पीटर वैग ये कह रहे हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन, पहले हमने क्या किया था कि सिंगल सब्सटेंस के बारे में डिस्कस किया था कि सिंगल सब्सटेंस का जो रेट स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सब्सटेंस के एक्टिव मास के ऊपर। तो सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि ये होल रिएक्शन के बारे में बात करें, द रेट ऑफ रिएक्शन, पूरा रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। पूरे जो हमारे पास किसी भी रिएक्शन में सब्सटेंस जो हमारे पास रिएक्ट कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके प्रोडक्ट के जो एक्टिव मास से निकला है। जाहिर सी बात है, दो रिएक्टेंट्स है वो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, एक्टिव मास उनका जितना है उसी स्पीड से वो रिएक्शन जो है प्रोसीड होगा और उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हमारे पास प्रोडक्ट के एक्टिव मास के ऊपर जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड, किसी भी रिएक्शन की स्पीड, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट के, उसके एक्टिव मास, जो रिएक्टेंट सब्सटेंस हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं उनका जितना एक्टिव मास है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ आ रही है आपको बात कि फॉर एग्जांपल 2 एलिमेंट थे, उन्होंने रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाया। अब वो जो प्रोडक्ट बना उसका जो हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस थे उनका जो एक्टिव मास, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि 2 किलो चिकन आपने बना ली, 3 किलो चिकन आपने स्टोर कर ली, तो वो जो 2 किलो चिकन है वो उसका एक्टिव मास है और उस एक्टिव मास से जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के, स्पीड ऑफ रिएक्शन के हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो इन्होंने 2 पॉइंट्स बताए थे कि इस तरीके से हम लोग जो है इसका निकाल सकते हैं, इसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक प्रॉपर किस्म से एक डेरिवेशन भी जो है पेश की थी, वो हम लोग आए कर लेते हैं। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हम एक इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें हमने जो कोई भी वैल्यूज़ हैं हमने खुद से पुट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए
दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास बी, या आपस में रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो है हमारे पास सी एंड डी। ये सिर्फ हमारे पास क्या है, एक अज्यूम करने के लिए, समझने अंडरस्टैंड करने के लिए। इसकी जगह कोई जो है रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ समझने के लिए, सिंपल करने के लिए हमारे पास ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, देखना है कि ये ए है हमारे पास, ये बी है। अच्छा, ये स्मॉल ए स्मॉल बी और ये स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या होता है, ये इसके साथ के कोफिशिएंट है। आपने देखा होगा ना कि समटाइम हमारे पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, समटाइम हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है, हमने ये जो एलिमेंट्स हैं उनको कैपिटल ए या बी से जाहिर किया है, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, इसको हमने क्या किससे जाहिर किया है, स्मॉल ए स्मॉल बी से जाहिर किया। तो अब हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें वो ये बताता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्टेंस है वो किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास के। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो एक्टिव मास है वो क्या है, ए। अच्छा, सेकंड एक और चीज आपको बतानी है कि हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हमने क्या लिखा कि इसका एक्टिव मास, रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास हमारे पास क्या है, हमने ए को एक ब्रैकेट में लिखा और बी को दूसरे ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, अच्छा, ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी है, हमने इनको इनकी पावर कोफिशिएंट दे दी। ठीक है, स्मॉल ए के ऊपर आ गया, स्मॉल बी जो है वो बी के ऊपर आ गया। ठीक है, इसलिए, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है हमारे पास, तो हमने उसको आर एफ से डिनोट कर दिया हमारे पास, आर एफ से, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे इसको हटा के इक्वल टू का निशान डाल के अगर हम इसको हटाते हैं के कांस्टेंट से, ठीक है, के और साथ में एफ, इसलिए क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो इसमें हमने क्या करना है, जो वैल्यू है हमने वैल्यू उसी तरीके से उसकी पुट कर देनी है। उसके बाद हमने क्या कहा कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो वो किसके इक्वल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के। ये हमारे पास क्या होता है, वो क्या कहता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है, उसके रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के बराबर होता है। लेकिन वो कह रहा है कि जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, प्रोडक्ट के एक्टिव मास जो आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके जो है बराबर होगा। तो हमने एक्टिव मास की जो है ना, जो प्रोडक्ट हमारे पास आया, हमने उसकी वैल्यू लिख ली। हमने सी, कैपिटल सी ब्रैकेट के अंदर लिखा, कैपिटल डी ब्रैकेट के अंदर लिखा, और हमने इसकी जो पावर्स हैं जिसके साथ कोफिशिएंट थे वो हमने इसके ऊपर मेंशन कर दिए। अब हमें ये पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, अब दूसरा देख लेते हैं हमारे पास, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है हमारे पास इज इक्वल टू, या ये जब हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो हम इसकी जगह भी के लगा सकते हैं, आर इसलिए लगाए क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन है। अब इन दोनों की वैल्यू हम लोगों ने इसमें पुट कर दी। अब हमें पता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है और इन दोनों की जो वैल्यूज हैं, जो दोनों का रिएक्शन का टाइम है, जो रेट ऑफ रिएक्शन वो बिल्कुल सेम हो जाता है। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि के आर हमारे पास किसके बराबर है, के एफ किसके बराबर है, के आर के बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से एट इक्विलिब्रियम जब इसकी पोजीशन आ जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, आर एफ जो है आर के बराबर हो जाएगा हमारे पास। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के हमारे पास बराबर हो जाएगा। तो अब हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू भी पुट करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की हमारे पास वैल्यू है, के एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास ए, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, और उसके बाद के आर की वैल्यू हमारे पास क्या, के आर की वैल्यू हमारे पास ये रही। ठीक है, तो के आर की वैल्यू भी हमने इसमें पुट कर दी। अब आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हम जो है फॉर्मूला रीअरेंज करके फॉर्मूला रीअरेंज करने के लिए अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि ये के आर यहाँ पे इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वहां जाके के एफ से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि के एफ अपॉन के आर। और हमें ये भी पता है कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये इन दोनों के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वहां जाके जो है सी डी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सी डी अपॉन ए बी। ठीक है, अब हमें ये पता है कि के एफ और के आर इक्वल हैं, एक दूसरे के बराबर है, एक सेम कंडीशन में, एक कांस्टेंट है। तो हम
के एफ और के आर की जगह के सी लिख सकते हैं कांस्टेंट, कि कोई इक्विलिब्रियम का टाइम जब आता है तो दोनों वैल्यूज जो होती हैं हमारे पास क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। तो हम ये जो है के एफ के आर को हटा के हम के सी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो डेरिवेशन है वो ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम एक प्रॉपर किस्म के एक रियल जो है रिएक्शन के अंदर पुट करने की कोशिश करें, हमारे पास क्या है, N2 है और 3H2 है, एक बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, हमारे पास क्या बना, 2NH3 बना, ठीक है। जब ये रिवर्स रिएक्शन होगा तो फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएगा। अगर हम इसको अब इस तरीके से मास ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन के थ्रू अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे। अब हमें पता है कि KC किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है अपॉन रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब अगर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, केसी का केसी आ गया, अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, NH3, ठीक है। NH3 हमने अंदर लिखा। अब आपको मैंने बताया था जो साथ कोफिशिएंट होगा वो उसके ऊपर पावर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये 2 है तो ये 2 क्या हो जाएगा, उसकी पावर में आ जाएगा, ठीक है। अगर अब हम रिएक्टेंट की बात कर लेते हैं, ये तो हमारे पास ठीक हो गया। अब हम रिएक्टेंट के ऊपर आते हैं, तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, N2 है। तो N2 हमने डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख लिया, N के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था तो हमने कुछ भी इसकी पावर नहीं लिखी। लेकिन ऑक्सीजन के साथ हमारे पास क्या है, 3 कोफिशिएंट है, तो हमने क्या किया, H2 को अंदर लिखा और 3 को उसकी पावर बना दिया। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, थोड़ा टिपिकल, थोड़ा जो ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई है डेरिवेशन को समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह इसके बाद इसके अगले टॉपिक के ऊपर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।